Good morning, students. How are you? Today we are starting our new content that is related to the subject history, and it is our third book's content in chapter number 11, that is the rebellion and the Raj. And this story is related to the revolution of 1857. So everybody knows this was the movement which was known as the first freedom struggle of India. On that time, the many of Indian persons have joined this movement and they have raised the voice against the British rule. First of all, about this movement, I want to tell you that this movement was started by some sipais, means some soldiers. They are opposed to the British policies and they opposed to some rules of the Britishers. And after that, it enhanced the many of sectors like businessmen, like farmers, traders, peasants, and some moneylenders, zamindars, and royal authorities, yani king and the talukdars. So after they whenever it was increased one by one in the different places, so the demand was for the freedom was high. So 1857's revolution, it was the greatest revolution whenever create a history, and but some reasons we have lost this war, and we completely work with the supervision of British government. So what was the position on that time, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हम बात करेंगे इस कंटेंट में. So our today's topic is the rebels and the Raj. Rebels and the Raj, यानी कि रिवॉल्यूशन हुआ है एंड देन उसके बाद राज हुआ है. और दिस इज द रिवॉल्ट ऑफ 87, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं. देखिए, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ. सो इसमें बेरूत नाम लिखा, आप इसको देखिए कौन सी डेट को है, 10th of May 1857. क्लियर. तो 1857 को एट द मतलब दोपहर के टाइम में ये मूवमेंट शुरू हुआ है. जो कुछ सिपाही थे उन्होंने इसको शुरू कर दिया है. कहां से? मेरठ. मेरठ, इसको मेरठ कहते हैं, बाय द सिपाही. क्लियर. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से शुरू हुआ है. इसको क्या कहा जाता है? सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है. इस मूवमेंट को सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है. सिपाही म्यूटनी यानी कि सैनिक विद्रोह या आंदोलन. म्यूटनी वर्ड इस आपके पास ग्लॉसरी में भी आएगा. व्हाट इज द म्यूटनी. क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ये जो वॉर था इसको सिपाही म्यूटनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसके थ्रू स्टार्ट हुआ था? ड्यू टू स्टार्टेड बाय सिपाहीज. क्लियर. तो सैनिकों के थ्रू ये विद्रोह हुआ था, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिपाहीज म्यूटनी. ओके. और ये बढ़ते बढ़ते देखिए कैसे शुरू हुआ था कि इट बिगेन टू द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फिनिटी स्प्रेड द स्विफ्टली कावालरीज, यानी कि देखिए एक धीरे धीरे कहां तक फैल गया? घुड़सवार तक, जो कि पैडल फुट से शुरू हुआ था. पैडल फुट इन द सेंस पैदल से शुरू हुआ था. क्लियर. और बाद में ये कहां पहुंच गया? कावालरी. कावालरी यानी घुड़सवार. और आफ्टर दैट ये घुड़सवार तक पहुंचा एंड द सिटी ऑर्डिनरी पीपल टाउन और सराउंडिंग द विलेज ज्वाइन द सिपाही. और बाद में इसको किसने ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि जो साधारण आदमी थे, जो गांव के रहने वाले भी पर्सन थे, इन्होंने इनको अपने साथ जोड़ लिया. ओके. तो सबसे पहले इन्होंने किस पर कब्जा किया? देखिए, द बेल ऑफ आर्म्स. किस पर अटैक किया इन्होंने?
बेल ऑफ आर्म्स। इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई 1 मार्क्स में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल्स ऑफ आर्म। तो बेल्स ऑफ आर्म का मीनिंग होता है विद द आर्म, वेयर द आर्म्स एंड द एम्यूनिशन वर कैप्ट। सिंपल भाषा में हम लिखते हैं इसको, वेयर आर्म्स वर कैप्ट। जहां पर हथियारों को रखा जाता है उसे कहते हैं हम द बेल ऑफ आर्म्स। उस पर अटैक कर दिया, एंड द अटैक व्हाइट पीपल एंड द ransacked the burnt their bungalows, property, government building, record offices, jail, court, post office एंड ट्रेजरी। सब चीजों पर उन्होंने अटैक बोल दिया। किसने? इन सिपाही ने। देखिए ये मूवमेंट बड़ा हो गया। एक जो पैदल सैनिक थे उससे कवलरीज पे आ गया। कवलरी इन द सेंस घुड़सवार जिसको हम कहते हैं। क्लियर? कवलरी से के साथ इन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद सबसे पहला अटैक उन्होंने बेल्स ऑफ आर्म्स पे किया है। वो कौन सी जगह होती है? जहां पर हथियारों को रखा जाता है। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीजें थी, जो भी थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। यानी कि दे अटैक ऑन व्हाइट पीपल। व्हाइट पीपल यानी ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, इस मूवमेंट को और ज्यादा रैपिडली ग्रो कर दिया। सो द एक और चीज है यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बताने की है कि क्या क्या चीज उन्होंने डिस्ट्रॉय करी है। सो द टेलीग्राफ लाइन को कट कर दिया। टेलीग्राफ लाइंस वर कट, जो कि दिल्ली से कनेक्ट होती थी। यानी कि जो आपस में टेली कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था उसको भी काट दिया। एंड कुछ अब सिपाही एक ग्रुप में कहां की ओर मूव कर रहे हैं? दिल्ली की ओर मूव कर रहे हैं। मूव टू दिल्ली। यानी अब मेरठ से कहां जा रहे हैं ये लोग? दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में ये किससे मिलते हैं? बहादुर शाह जफर। किससे मिलते हैं? बहादुर शाह जफर से। अब बहादुर शाह जफर देखिए कौन है? लास्ट मुगल एम्परर। लास्ट मुगल एम्परर। तो यहां पर मिलते हैं और उनको सूचना देते हैं कि हमने क्या करा है। ये देखिए कौन सी तारीख को गए हैं ये? 11 मई 1857। 11 मई 1857 को वो बहादुर शाह से मिलने गए हैं। और उस टाइम रोजे चल रहे थे, तो बहादुर शाह ने अपना खाना फिनिश ही किया था उस टाइम, जिसको क्या बोलते हैं, अपना मतलब व्रत खोला था, रोजा खोला था। और नहीं, सुबह के टाइम ही उठे थे। सहरी जिसको बोलते हैं, सहरी यानी जो मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है, उसको खाना खाकर ही तैयारी हुए थे। तभी उन्होंने कुछ शोर सुना, और वो शोर सुनने के बाद उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। तभी उन्होंने क्या करा कि कुछ पर्सन थे, वो उनसे जाकर मिले और उनसे कंप्लेंट करी कि भाई हमें ये इस मूवमेंट को लीगल डिक्लेयर करने दो, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि हमें जो गाय है, सुअर है, पिग है और सुअर है, उसकी जो चर्बी है उससे उसके कारतूस को हमको मुंह से छीलना पड़ता है। सो दिस इज अ वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर द रिलीजियस बेसिस, कि हर किसी के जो रिलीजन है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। सो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव कम टू फ्रॉम मेरठ टू किलिंग द इंग्लिशमैन देयर। यानी उन्होंने सूचना दी कि हम सीधे कहां से आ रहे हैं? मेरठ से आ रहे हैं, जहां हमने कुछ अंग्रेजों को मार दिया। बिकॉज दे आइट द बाइट बुलेट दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। द बुलेट मतलब जो गन थी, यानी कि जो गन थी, बुलेट्स दैट वर कोटेड यानी उसके ऊपर एक परत चढ़ी थी, परत, कोटेड विद द फैट ऑफ पिग एंड काउ। ठीक है, यानी कि जो बुलेट्स थी, जो बम थे, उनको क्या करना था? उनको मुंह से छीलना था। क्लियर? और उन्होंने उसको मना कर दिया। पिग विद आर टीथ।
with our teeth। देखिए आपको ये बहुत हद तक तब और भी ज्यादा समझ में आ सकता है। देखिए इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है मंगल पांडे आमिर खान की, तो वो भी आप देख सकते हो, तो बहुत हद तक आपको स्टोरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद क्या था, तो इससे क्या होता था कि दिस करप्टेड टू फेथ ऑफ हिंदू और मुस्लिम अलाइक। तो इससे किसको प्रॉब्लम हो रही थी, हिंदू प्लस मुस्लिम। क्यों, क्योंकि जो उनकी रिलीजियस फीलिंग्स थी उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही थी, इसलिए उन्होंने इसका अपोज करना शुरू कर दिया। So another group of Sipai entered to the Delhi, and the ordinary people of the city joined the Europeans were killed to number of rich of Delhi's were attacked to looted। यानी कि कुल मिलाकर अब दिल्ली में भी ये मूवमेंट बढ़ गया था और बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश के एरिया से उनके ऊपर कैप्चर करना शुरू कर दिया था। सो से डिमांड एंड द एम्परर वाज ब्लेसिंग, यानी उन्होंने अब राजा से कहा कि भाई आप हमें अपना सपोर्ट दो ताकि हम इसको क्लियर कर सके एस। और बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लीटली, यानी अब बहादुर शाह के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अंततः उसको परमिशन देनी पड़ी। द रिवॉल्ट वाज दस एक्वायर्ड काइंड ऑफ लेजिटिमेटी बिकॉज इट कुड नाउ टू ऑर्डिनरी कैरी द नेम ऑफ द मुगल एम्परर। और इस तरीके से अब ये जो बैटल था एक आम बैटल नहीं रहा, अब ये सीधा सीधा मुगल एम्परर से जुड़ गया, बहादुर शाह से जुड़ गया। जब ये दिल्ली में आया तो मेरठ से होता हुआ ये दिल्ली आया। क्लियर। अब देखते हैं क्या इसका पैटर्न था। तो पैटर्न के लिए अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे कहां से कहां तक फैल गया है। देखिए लखनऊ, कानपुर, बरेली। अब इसका जो रूट हो गया है वो यूपी साइड चल गया, तो है लखनऊ, कानपुर, बरेली। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको, आप समझ जाना। अब ये दिल्ली से होता हुआ लखनऊ, कानपुर, बरेली कैसे पहुंचा कि द सिपाही बिगन टू एक्शन विद द सिंगल इन मैनी प्लेसेस इट वाज टू फायरिंग द इवन गन और द साउंडिंग द बॉल। यानी कि जब भी कोई विशेष एक इंडिकेशंस देता तो उस जगह कोई ना कोई एक क्या होता कि या तो क्या करते थे, गन से करते थे या साउंडिंग द बिगुल, बिगुल बजा दिया जाता था कि यहाँ पर हमें विद्रोह शुरू करना है। और सबसे पहले वो किसके ऊपर अटैक करते थे, द बेल ऑफ आर्म्स। हमेशा याद रखना वो किस पर अटैक करते थे, बेल ऑफ, क्योंकि अगर आप बेल ऑफ आर्म्स पर अटैक करें तो आपने उनके शस्त्रों पर कैप्चर कर लिया, तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा और उसके बाद जितने भी उनके ट्रेजरीज थे, बंगलोज थे, ऑफिसेज थे, उन सबको वो धीरे धीरे करके नष्ट करते थे। क्लियर। तो यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि इसमें जो सबसे कॉमन चीज थी वो नजर आई थी हमें हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी, एकता नजर आई थी हमें इसमें। और वो दोनों मिलकर के एक वर्ड यूज करते थे अंग्रेजों के लिए, और वो ये वर्ड होता था फिरंगी। कौन सा वर्ड होता था, फिरंगी। तो फिरंगी का मीनिंग भी दिया हुआ है कि द टर्म फॉर द पर्शियन ओरिजिन पॉसिबली डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंक, द फ्रेंच गेट्स टू द नेम इट यूज टू द उर्दू एंड द हिंदी। क्लियर। तो उर्दू और हिंदी में जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए इस वर्ड को यूज किया जाने लगा। अब ये जो एरिया है जब ये दिल्ली से लखनऊ, कानपुर और बरेली तक फैल गया है और वहां के लोगों ने भी इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। रीजन बिकॉज वो जो लोग थे वो भी बहुत परेशान थे वहां के जमींदारों से और मनी लैंडर से, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, उनसे मन चाहा पैसा वसूल करते थे, उनकी लैंड को कैप्चर कर लेते थे। तो वो क्योंकि जमींदार क्या समझते थे कि वो ब्रिटिशर्स के एजेंट है, ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरीके से उन्होंने जमींदारों को अपोज करना शुरू कर दिया था। क्लियर। तो ये एक बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट हो गया था कि लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, द मनी लैंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ रेबल वॉर्स। द पीजेंट नॉट ओनली सॉ देम द ऑपरेसर बट ऑल्सो द अलाइज टू द ऑफ द ब्रिटिश। यानी कि ये जमींदार हैं, ये केवल हमें ही परेशान नहीं करते, ये ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए हैं, उनके गुलाम, मतलब उनके एक तरीके से एजेंट्स हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, ये जो मूवमेंट था वो बहुत ही कंप्लीटली स्प्रेड हो गया था। क्लियर।
तो अब हम बात करेंगे इसमें एक और चीज, दैट इज कि ये जो मूवमेंट था, ये जब स्प्रेड हो रहा था तो वो जो टाइम था वो कौन सा था? मई का टाइम था, हमें सब इसके बारे में पता है। तो उसके बाद जब ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो किस किस तरीके से ये और आगे बढ़ा, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो कम्युनिकेशन था। वो कम्युनिकेशन क्या था कि एक जो सूचना थी वो दूसरे तक कैसे पहुंचती थी। क्लियर? तो वो जो सूचना थी उसको कहते हैं द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सो इट वॉज वेरी गुड, यानी कि जो कम्युनिकेशन का वे था वो बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको वापस से यहां से मिटा देती हूँ। The line of communication। देखिए, तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का मीनिंग है कि एक बार कोई इंफॉर्मेशन एक जगह होती थी तो वो अलग अलग एरियाज तक कैसे पहुंचती थी, क्योंकि इसका जो एक रीजन है वो था गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या था वो कम्युनिकेशन सिस्टम? कि इट वॉज प्लान एंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इट वॉज प्लान एंड कोऑर्डिनेशन। आपस में प्लान होता था और कोऑर्डिनेशन होता था बिटवीन द सिपाही लाइन्स ऑफ द वेरियस कंटोनमेंट्स। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपाही एंड कंटोनमेंट्स। कंटोनमेंट्स का मतलब होता है छावनी, जहां पर ये मिलिट्रीज रहती है उसको कहते हैं कंटोनमेंट्स। सो अगर देखिए, आफ्टर 7th hour irregular cavalry refused to accept the cauterized early May, so they wrote that the 48th native infantry that they had acted as the faith of awaited 48th orders। यानी कि अगर 7th आर्मी ने किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन कहां तक होती थी? 48 आर्मी तक। क्लियर? उसके बाद ये वेट करते थे कि इसका क्या आंसर आएगा, क्या रिजल्ट होगा, और वो धीरे धीरे फिर इस तरह सब तक पहुंच गए। दे रोड द दे हैड एक्टेड एज द फेथ एंड द अवेटेड ऑर्डर्स। सिपोय और द एमिसरीज मूव टू द वन स्टेशन टू अनदर। और ये सूचना ऐसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचती थी। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिपाही पीपल वर थस प्लानिंग टू टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन। और इस तरीके से जो पीपल थे वो इस रिबेलियन के रिगार्डिंग प्लान करते थे। क्लियर? तो ऐसा हमें क्यों पता लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया प्लान था? यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड रिबेलियन वॉज प्लान एंड कोऑर्डिनेट। यानी कि जो ये प्लान था रिबेलियन का, ये रिबेलियन था, ये बड़ा प्लान था और कोऑर्डिनेट था। क्यों था? किसने ये प्लान बनाया? यानी कि हु प्लान्ड इट। ओके, किसने इसको प्लान करा है? हु वर द प्लानर्स। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है हु वर द प्लानर्स। इसके योजनाकार कौन थे? क्लियर? तो वो जो योजनाकार थे वो कैसे थे, इसके रिलेटेड एक बहुत इजीली नहीं बताया जा सकता कि कौन थे, बट एक स्टोरी दी हुई है आपके बुक में। दैट इज द एक मिलिट्री पुलिस के पर्सन थे, कैप्टन हियरसे। क्या नाम है इनका? कैप्टन हियरसे, जो कि
कैप्टन यशवंत अवध मिलिट्री फोर्स के हेड थे। कहाँ के थे ये? अवध मिलिट्री फोर्स, यानी कि जो अवध की मिलिट्री के फोर्स के थे उसके हेड थे ये। उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन सबॉर्डिनेट्स ड्यूरिंग द म्यूटिनी, और इनके प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडियन पुलिस पर थी, इंडियन सिपाहियों पर थी, जहां पर हियर से था। अब देखिए 41 जो इन्फेंट्री थी उसमें जो पुलिस थी वो भी वहां के ब्रिटिशर्स को खत्म कर चुकी। अब ये आया था कि इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या अरेस्ट कर लिया जाए, यानी कैप्टन हियर से वो जो अवध में था तो ये प्रॉब्लम आई थी कि इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या फिर इसको अरेस्ट कर लिया जाए, यानी कि द मिलिट्री पुलिस शुड ऑल्सो किल हियर से डिलीवर फ्रॉम द प्रिजनर एट द 41st. The military police refused to the either, and it was decided that the matter would be settled by a panchayat composed to the native officers. और इसको कहाँ ले जाया गया? पंचायत। अब देखिए पंचायत वर्ड भी यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो अब पंचायत से मतलब कोई सरपंच नहीं, पंचायत से मीन्स कि हर जो बटालियन थी, हर मिलिट्री कैंट थी, वहां सबके पास सबके लोगों को इकट्ठा किया जाता था। अब कब कैसे इकट्ठे होते थे कोई पता नहीं है, क्योंकि ये बड़े ही सीक्रेट फुल चीजें होती थी, सीक्रेट्स होते थे। क्लियर? और वो सारी चीजें क्या थी कि the military police refused to the either, and it was decided that the matter would be settled by a panchayat composed to the native officer drawn their each regiment. जो वहां के नेटिव ऑफिसर्स थे उन्होंने इसके लिए डिसाइड करना शुरू कर दिया था। अब एक पर्सन है चार्ल्स बॉल। ये कोई ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं था, ये एक हिस्टोरियन थे। ठीक है, ये कौन थे? हिस्टोरियन थे। इन्होंने कुछ लिखा है इसके बारे में, एक इतिहासकार थे। वो कहते हैं he wrote, one of the earliest historian of the uprising noted that the panchayat were the nightly occurrence in the कानपुर। ये ज्यादातर पंचायत कब होती थी? नाइट में होती थी। और कहाँ होती थी? कानपुर में होती थी। कि हाँ भाई अब इसको क्या करें, इसको गिरफ्तार करें या इसको मार दे, तो उसके बारे में पंचायत होती थी। क्लियर? और ये इसके ऊपर किसने लिखा है? एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है चार्ल्स बॉल। ओके, और इस पंचायत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए जाते थे, क्योंकि ज्यादातर जो सिपाही जो लाइन्स में रहते थे, लाइन्स इन द सेंस जो उस एरिया में रहते थे, लाइन मतलब ऐसे लाइन में नहीं, लाइन मतलब जो उस कॉलोनी में रहते थे, वो ज्यादातर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते थे। और ये सारे लोग मिल करके अपने जो भी डिसीजंस है वो लेते थे। देखिए ग्लॉसरी में वर्ड दिया म्यूटिनी। एक कलेक्टिव डिसओबीडियंस, कलेक्टिव डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस यानी कि सब लोग मिलकर के किसी की अवज्ञा कर रहे हैं। और किसकी कर रहे हैं? रूल, डिसओबीडियंस ऑफ द रूल, रूल्स की अवज्ञा कर रहे हैं। विद द आर्म फोर्स, विद आर्म्ड फोर्स, यानी किसी आर्म फोर्स के रिगार्डिंग वो उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए रिवोल्ट, रिवोल्ट का मीनिंग होता है अथॉरिटी, पावर। द टर्म रिवोल्ट एंड द रिबेलियन कैन बी यूज्ड टू द synonymously. The context of revolt 1857 referred to the primarily and the uprising civilian population movement against the जमींदार, ताल्लुकदार etc. क्लियर? और इस तरीके से ये जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था। In next content we will see about the leaders and the followers, यानी कि इसके कौन कौन लीडर थे और उसके कौन कौन फॉलोअर्स थे।
क्लियर। सो इसके लीडर्स और फॉलोअर्स की अगर हम बात करें तो लीडर और फॉलोअर्स में अगर देखें तो इसके जो फॉलोअर्स थे, सबसे पहले रूलर क्लास, ये इसको कहते हैं रूलिंग क्लास। इसके बाद अगर हम बात करें तो जमींदार या ताल्लुकदार। इसके बाद हम बात करें तो फार्मर्स और पीजेंट्स, यही हम लिख देते हैं मनी लैंडर्स भी। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स। क्लियर। इसके लिए अगर हम बात करें तो सिपॉय, जो सैनिक थे वो, ये सब लोगों ने क्या करा था, इसके को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्लियर। अब क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं वो जब बड़े हुए थे तो किस तरीके से वाइड स्प्रेड हुए थे। तो नेक्स्ट कंटेंट में हम इनको अलग अलग देखेंगे कि कैसे इसको एक स्प्रेड किया गया। देखिए अगर हम रूलिंग क्लास की बात करें तो लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, क्लियर, कंवर सिंह, ऐसे जो राजा थे जिनकी क्या हो गया था, दे वांट देयर रूल, दे वांट देयर रूल, यानी उनको अपनी सत्ता वापस चाहिए थी। क्लियर। जमींदार, इन्होंने क्या कर दिया, दे वांट देयर लैंड, वापस उनको अपनी जमीनें चाहिए थी। क्लियर। क्योंकि उनकी जमीनों को किसने एक्वायर कर लिया था, डिस्ट्रॉय किसने कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने। तो जितने भी ताल्लुकदार से, मनी लैंडर से, जमींदार थे, दे वांट देयर लैंड फ्रॉम ब्रिटिशर्स। क्लियर। फार्मर, पीजेंट, हाई रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत ज्यादा था। और इसके अलावा लो प्राइस ऑफ क्रॉप, लो प्राइस ऑफ क्रॉप, यानी कि जो फसल होती थी उनका जो वैल्यू था वो भी बहुत कम देते थे। इसके अलावा ट्रेडर्स और बिजनेस कैसे परेशान थे, हाई टैक्सेस, हाई टैक्सेस, यानी कि जो भी उनसे व्यापार किया करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उस पर क्या लेते थे, हाई टैक्सेस, रिजिड रूल्स फॉर ट्रेड, यानी अगर व्यापार करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं वो इतने ज्यादा टफ होते थे कि हर कोई उससे क्या बोलते थे, नहीं कर सकते थे व्यापार, क्योंकि उनको उतना तो लॉस हो जाता था जितना वो अर्न करते। इसीलिए ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। यानी इन्होंने इसको लीड किया, इस मूवमेंट को, कि ये सबसे बड़ा मूवमेंट कैसे बना। एक सिपाही से शुरू हुआ था और इसमें इतने सारे लोग जुड़ गए थे। यहाँ बहादुर शाह का भी नाम लिख सकते हैं, बहादुर शाह जो भी एक राजा थे। क्लियर। सिपॉय, तो उनको क्या करना था, काऊ और पिग का जो फैट था उसको माउथ से कट करना था, टीथ से। क्लियर। तो ये बड़ा ही रिलीजियस भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलीजियस भी यहाँ पर एक रीजन आ सकता है, रिलीजियस रीजन, जिसमें कौन जुड़ गए थे, जिसमें जुड़ गए थे पंडित और मौलवी, पंडित और मौलवी, क्योंकि इनको कन्वर्ट किया जा रहा था, कन्वर्ट इन क्रिश्चियंस, यानी काफी सारे लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा था। तो ऐसे में जो मौलवी थे, पंडित से, उन्होंने अपोज किया कि जबरदस्ती किसी से ऐसा रिलीजन कन्वर्ट नहीं कराते। तो इस तरीके से ये मूवमेंट हमारा काफी वाइड स्प्रेड हो गया था। तो अगर आप बात करेंगे, एक और दिया हुआ है, लखनऊ सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल बाय द हेलिंग ब्रिटिश कदर द यंग सन ऑफ नवाब ऑफ देयर लीडर्स। तो यानी इस पैराग्राफ में आपको ये सब कुछ
मिल जाएगा कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट था उसको लीड किया है। तो इन 5-6 लोगों ने लीड किया है, 1 2 3 4 5 6, who led the revolt 1857। तो ये आपसे ऑब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। और आप इसको, ये तो अभी मैंने आपको एक हिंट दिया है शॉर्ट में करके, आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेटिव वे में डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटेंट में हम देखेंगे कि इसके क्या रीजन रहे इस रेवोल्यूशन के। ओके, सो टिल देन टेक केयर और अपना वर्क रेगुलर करके रखिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, चैप्टर बहुत इजी है हमारा ये कंटेंट और इंटरेस्टिंग भी है। और जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ाई करेंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे, उतना ही आपके पास इसके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। सो टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।